केहन छे अहाँ सब? उम्मीद करे छे कि अहाँ सब नीक हेबै। अब की बेर अहाँ सबके बीपीएससी एग्जाम क्लियर करे के छे और आई के लेल बीपीएससी उत्कर्ष टीम अहाँ सब लेल बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देव लेल तैयार छे। तो आज का आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके सामने होने वाला है वह यह कि 69वीं पीटी को 50 दिनों में कैसे क्लियर करें। एक बहुत ही गंभीर सवाल। देखिए, हमारे पास ना मतलब कि 2-3 तरीके के बच्चे होते हैं जो बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे, हालांकि बहुत कम होंगे, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा और ये थंबनेल देख करके आए होंगे इस वीडियो को देखने के लिए, तो उनकी बात थोड़ी अलग है। बट ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो थोड़े बहुत पढ़े होंगे, बीपीएससी का फॉर्म उन्होंने भरा होगा और सोचे होंगे कि इस अब की बार बीपीएससी एग्जाम को हमें क्लियर कर लेना है। तो आखिरी 50 दिन का स्ट्रेटजी हमारा क्या होगा, एक साइंटिफिक स्ट्रेटजी से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यह वीडियो वैसे सारे बच्चों के लिए जो आखिरी 50 दिन में हमें क्या करना चाहिए उनके लिए लाभदायक होने वाली है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके यह होती है कि किसी भी एग्जाम में जब हम लोग तैयारी करते हैं तो आखिरी के 50 दिन यह या तो आर नहीं तो पार वाली बात हो जाती है, डू एंड डाई सिचुएशन होता है। और इसमें आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या पैटर्न होगा, क्या साइंटिफिक अप्रोच होगा, ऐसे तमाम तरह की चीजों को आज के इस वीडियो में आप सब लोग जानने वाले हैं। तो किसी भी शुभ काम को करने से पहले प्रभु श्री राम का नाम लेना चाहिए। तो जय श्री राम सबसे पहले सारे के सारे लोगों को। और मेरा नाम आदित्य वैभव और मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं जो चीजें, उन चीजों के बारे में मैं बता दूं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या इस बार इसका नया सिलेबस होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा अप्रोच में चेंज आया है, तो क्या नया सिलेबस होगा, 50 दिन की क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके हम क्या सीख सकते हैं अपने अपकमिंग बीपीएससी एग्जाम में और क्या हमारा अप्रोच होगा, उसको हम किस रणनीति में लागू करेंगे, ऐसे तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव को आप जानिएगा। और लास्ट में हम लोग कट ऑफ को एनालाइज करेंगे, क्योंकि एक समझिए कि पूरा का पूरा समझिए कि हम बीपीएससी एग्जाम का एक पोस्टमार्टम तरीके से करेंगे। एक एक गह को हम लोग जानेंगे कि क्या हमारा साइंटिफिक अप्रोच होगा। तो काहो जबरू जबान, तैयार बाना? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बीपीएससी क्यों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, बीपीएससी क्यों। अब इसमें भी मुझे बहुत सारे मतलब कि जो मेरा अनुभव रहा है उसमें मुझे बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोगों का अलग अलग मैं कुछ अनुभव साझा करना चाहूंगा। कुछ बच्चे बीपीएससी एग्जाम इसलिए क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि उनको भोकाली मचानी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीपीएससी एग्जाम इसलिए क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीपीएससी एग्जाम इसलिए क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि वही ठुकरा के मेरा प्यार तो इंतकाम देखेगी वाली बात, कि भाई किसी के साथ कुछ हुआ है तो उसको थोड़ा दिखाना चाहते कि भैया मैं अफसर बन गया, दिल टूटा है अफसर बनेंगे। तो हालांकि ये फिल्मी बातें हैं। अगर आप इस 3 कैटेगरी में आते हैं ना तो थोड़ा सा अपना गोल को चेंज कीजिए। जेन्युइनली बता रहे, थोड़ा गोल को चेंज कीजिए। बीपीएससी एग्जाम क्लियर आपको करना चाहिए इसलिए नहीं कि ये 3 वजह हैं, इसलिए कि आपको बिहार राज्य की सेवा करनी है। आपको बिहार की मिट्टी की सेवा करनी है। जिस मिट्टी से आप बिलोंग करते हैं, जिस मिट्टी ने आपको सब कुछ दिया, उस मिट्टी की आपको सेवा करनी है, इसलिए बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहिए। तो अगर आपका ये 3 गोल में है, हालांकि बहुत कम बच्चे ऐसे जो सीरियस एस्पिरेंट है, उनका ज्यादातर गोल यही होता है कि हमें बिहार राज्य की सेवा करनी है। बचपन से उन्होंने बिहार राज्य को गर्दिश में जाते हुए देखा है। अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, तो बिहार राज्य के साथ भी ज्यादा डाउन्स ही लगा है। तो ये जो गर्दिश है, इस गर्दिश को बुलंदियों तक ले जाने का जो जज्बा है आप सबके अंदर, इसी जज्बे के सपने को देखते हुए हम चाहते हैं कि इस एग्जाम को हम क्लियर करें और इस एग्जाम को क्लियर करके अपना परचम लहराएं, अपने गांव का, अपने शहर का और साथ ही साथ अपने राज्य का भी परचम लहराएं। तो बीपीएससी एग्जाम क्लियर करने का मोटिव जो है हमारा यही होना चाहिए कि किसी तरीके से हम अपने राज्य को आगे बढ़ाएं। अब एक गंभीर सवाल आता है यहां पे, क्योंकि 50 दिन का स्ट्रेटजी है। तो 50 दिन का जो स्ट्रेटजी है गबरू जवान लोग, तो इस 50 दिन के स्ट्रेटजी में आखिर हम क्या क्या पढ़ें, सिलेबस क्या है।
बचपन में नहीं पढ़ते थे? बचपन में आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, समुंदर जैसा सिलेबस है, नदी जैसा पढ़ पाते हैं, मतलब कि बाल्टी जैसा याद होता है, मग जैसा लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आता है। तो खैर वैसा कुछ नहीं करना है, हम लोग को इस बार एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ जाना है। तो एक बार जरा हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा एक एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि प्रीलिम्स जो है आपका, प्रीलिम्स के सिलेबस की हम लोग बात करें, क्योंकि अभी आपका प्रीलिम्स एग्जाम है 30 सितंबर को, तो उसके सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो तकरीबन आपके 150 नंबर, तकरीबन एक्यूरेट आपके 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो कि आपके जीएस, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल स्टडीज। और इस जनरल स्टडीज की बात हम लोग करते हैं तो अलग अलग पोर्शन से अलग अलग आपके सब्जेक्ट से नंबर आते हैं। इसमें कोई सीसेट या पेपर 1 या पेपर 2 जैसे यूपीएससी या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस में तो वैसा कुछ होता नहीं, सिर्फ एक पेपर आपका होता है। इसमें अगर हम लोग देखें करंट अफेयर्स सब्जेक्ट्स को एक एनालाइज करते हैं, फिर हम लोग इसके नंबर को भी एनालाइज करेंगे। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, घबराइएगा मत, मैथमेटिक्स का पोर्शन सिर्फ 10 नंबर का होता है, आगे आपको एक एक नंबर बताएंगे कि कितना नंबर आपके आता है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारतीय और विश्व भूगोल, एंशिएंट हिस्ट्री या इतिहास का जो आपका 3 पार्ट होता है, एंशिएंट या मिडावल, मॉडर्न प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, जो भारत का, वर्ल्ड का नहीं, भारत का। और फिर उसके बाद आपका बिहार स्पेशल, बिहार राज्य विशेष, इकोनॉमिक्स यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, एनवायरमेंट। तो ऐसे तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव जो है हमारे सिलेबस में आपके आते हैं और इसी से आपके क्वेश्चन बनता है। 150 नंबर का क्वेश्चन होता है और इस 150 नंबर के क्वेश्चन में पिछले साल से, मतलब कि ये पहले नहीं होता था, कि पहले आपने सुना होगा, अगर आपने पहले के क्वेश्चनों को देखा होगा तो देखा होगा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पिछले साल से आयोग ने इसमें यह बोला है कि हम नेगेटिव मार्किंग को ऐड ऑन करेंगे। और जब नेगेटिव मार्किंग को हम ऐड ऑन करते हैं किसी भी एग्जाम में, जब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो जाती है तो फिर वो एक्चुअल टेस्ट मैच हो जाता है। जैसे आप लोग नहीं देखते हैं क्रिकेट में, आप देखते हुएगा, एक होता है T20, एक होता है टेस्ट मैच। T20 में जो बॉल आया, जैसा बॉल आया, यॉर्कर है, बाउंसर है, सबको मारो। लेकिन टेस्ट मैच में खेलना किसको है, छोड़ना किसको है, यह कला जिसको आ गई वही टेस्ट मैच खेल पाता है। ठीक उसी प्रकार से इतना हाई लेवल का एग्जाम और राज्य स्तर का सबसे बड़ा एग्जाम बिहार का, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रीलिम्स में आपको छोड़ने आना भी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन को करना है, क्या हमारा अप्रोच होगा, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है और उस सब्जेक्ट के किस पार्टिकुलर टॉपिक पे, सब टॉपिक पे किस अप्रोच से लेकर के हमें जाना है। इस तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव को हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए जरा देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट एनालिसिस अगर हम लोग करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैंने यहां पे एक एग्रीगेट यानी कि एक एवरेज आपके सामने लाया है और ये जो एवरेज आपके सामने है ये पिछले 10 बीपीएससी एग्जाम्स को ट्रेंड में एनालाइज करके मैंने आपके सामने लिखा है। और इसमें ये एक्यूरेट नहीं है, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, ये एक्यूरेट नहीं है। इसमें हम +5 जो इसमें 30 नंबर है और -5 कर सकते हैं, जहां पे 10 नंबर उसमें +2 -2 हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन एक एवरेज मैंने आपको एक डेटा बताया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन। 30 नंबर अकेले ये कैरी करता है और इसको जरा हम लोग सब टॉपिक में अगर इसके जाएं तो जैसा कि आप में से ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि इतिहास हमारा 3 खंडों में बटा हुआ है, एंशिएंट, मिडावल और आपका मॉडर्न, यानी कि आधुनिक भारत, मिडावल भारत और आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत। अब इस पोर्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है यहां से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। इस 30 में से भी अगर मैं इस चीज को बोलूं कि 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न से बनेगा तो कोई गलत नहीं होगा। तो इससे हमें ये एक आइडिया पता चल रहा है कि मॉडर्न जो हिस्ट्री का अप्रोच है उस पर हमको ज्यादा अच्छे तरीके से अप्रोच करते हुए जाना है, ज्यादा बढ़िया तरीके से अप्रोच करना है, जो हमारे आगे जब मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा तो उसमें आपके कारगर साबित होगी। इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये एकदम बिल्कुल साइंटिफिक कैलकुलेशन आपके सामने है। मध्यकालीन भारत यानी कि मिडावल हिस्ट्री
जिसमें बिहार का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप देखिएगा कि बिहार के मध्यकालीन इतिहास में भी एक शेरशाह सूरी नाम को हटा दीजिए तो ज्यादा कुछ भारत के इतिहास पे इंपैक्ट नहीं डालता है। तो मध्यकालीन से थोड़ा सा कम पोर्शन रहता है, जो थोड़ा बहुत आपके अकबर हो गए या फिर आपके कुछ महत्वपूर्ण राजा अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सब राजाओं से आपके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मोटा मोटी अगर हम लोग बात करते हैं यहां से तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहां से नजर आएगा और एंशिएंट से आपके 9 से 10 क्वेश्चन आपको प्राचीन जो भारत है वहां से आपको नजर आता है, क्योंकि प्राचीन भारत आपके बिहार के इर्द गिर्द घूम रहा है। मगध जहां पे भारत का पहला साम्राज्य स्थापित हुआ, बिहार जहां से भारत बना, तो ऐसे तमाम तरह की चीजें जो हैं आपके बिहार के इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि ये स्टेट लेवल का एग्जाम है और स्टेट पीसेस का एग्जाम है, तो थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है आपके ऐसे टॉपिक की तरफ जो टॉपिक आपका बिहार से जुड़ा हुआ हो। तो इसीलिए जो एंशिएंट, मिडाविल और मॉडर्न में आपको थोड़ा मॉडर्न को पहला प्रायोरिटी देना है, दूसरा प्रायोरिटी एंशिएंट को, तीसरा मिडाविल को। आगे मैं आपको एक्यूरेट आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा तो वहां पे और अच्छे से आपको ये सारे पोर्शन काम में आएंगे। और अगर हम लोग क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को देखें तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है एक मॉडरेट किस्म का होता है। मॉडरेट किस्म मतलब बोलिए कि ना ज्यादा मुश्किल है और ना ज्यादा आसान है, एक मीडियम कैटेगरी का रहता है कि आपने अगर किताबों को पढ़ा है, चीजों को आपने अगर समझा है, तो आप इन क्वेश्चनों को 30 में से आराम से 25-26 नंबर आराम से कर सकते हैं, आराम से इजीली, निगेटिव मार्किंग को हटा करके 25-26 आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहता है, मतलब मध्यम लेवल का। अब आइए ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल एक ऐसा पोर्शन ना जिस पोर्शन में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, यानी कि आप अगर टेक्निकल हैं तो आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा आसानी से समझिएगा, नॉन टेक्निकल है तो भी इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको एक साइंटिफिक अप्रोच लेके जाना होगा। और इसीलिए तो हम लोग यहां बैठे हैं, इसीलिए तो आपके लिए बीपीएससी उत्कर्ष टीम यहां पे आपके लिए बैठी है कि आपको एक एक चीज को एनालाइज तरीके से बताना। तो ज्योग्राफी की जब हम लोग बात करते हैं तो 8 नंबर मोटा मोटी, और ये 8 नंबर जो है ना एक पुश की तरह आपको काम करेगा। पुश की तरह मतलब कि आपको एक सपोर्ट देगा प्रीलिम्स के कट ऑफ से ऊपर जाने में। क्यों? क्योंकि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन ज्योग्राफी का होता है बीपीएससी में इजी होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन जो पिछले साल के ट्रेंड्स हैं उनके अनुसार जो एक एवरेज हम लोग बात करें तो इजी पोर्शन रहता है, ज्यादा मुश्किल नहीं रहते हैं इसमें। जैसे पूछ लेगा कि भाई कोपेनहेगन किस क्लाइमेटिक जोन में भारत आता है, इजी बेसिक क्वेश्चन सब। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या फिर मान के चले कि ये किसकी सहायक नदी है, इस टाइप के क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे यूपीएससी में एकदम उठा करके कहीं से पूछ रहा है, उस टाइप का नहीं रहता है। एक बेसिक लेवल का इजी क्वेश्चन टाइप, इजी पोर्शन आपके यहां ज्योग्राफी में नजर आ जाता है। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा कि इसको थोड़ा अलग कर ले, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट ट्रेंड में है। जैसे कोई भी आपके नया कोई वन्य जीव अभ्यारण्य बना, या फिर नया आपके नेशनल पार्क बना, या कहीं से चीता अगर आया है आपके, जैसे अभी रिसेंटली चीता आया है, आप सबको पता होगा, तो वो सब जो पोर्शन आपका होता है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण की कैटेगरी में आता है। और यहां से आपके पोर्शन जो है अच्छे खासे बनने की संभावनाएं हो जाती है। और ये सब आपके मोटा मोटी समझिए कि एक अगर आपने थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ाई किया इन पोर्शनों को तो आप आसानी से इसमें स्कोर अच्छा खासा कर पाएंगे। उसके बाद विज्ञान, ये भैया पोर्शन ना बड़ा पोर्शन है, बड़ी मछली है। आगे आपको मैंने सब्जेक्ट को बांटा है आगे वीडियो में, कि इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा कि सारे के सारे सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया कि बड़ी मछली कौन है, मध्यम मछली कौन है, छोटी मछली कौन है, सबको मैंने आइडेंटिफाई किया है। साइंस की बात करते हैं तो साइंस का आप सबको पता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 पोर्शन है। बायोलॉजी से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, हालांकि पिछले 1-2 सालों के ट्रेंड में देखा जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी बायोलॉजी को थोड़ा सा एडवांटेज है। बायोलॉजी के बाद फिजिक्स, मतलब ये मत समझिए कि आईटी लेवल का आपको फिजिक्स आएगा, आईटी लेवल का बायोलॉजी आएगा, या नीट लेवल का बायोलॉजी आएगा। जो साइंस है ना, ये जनरल साइंस, एक सामान्य विज्ञान है। जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन ज्यादातर अगर आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके यूनिट डायमेंशन से, 2 से 3 क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से पूछा ही कि किसका यूनिट है, या ये स्केलर यूनिट है या वेक्टर यूनिट है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि भैया इसको नापने का यूनिट, इसको मापने का यंत्र क्या है।
कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मापते हैं, या ये मापने का क्या चीज को मापने का ये यंत्र, इस टाइप के क्वेश्चन आपके मिला जुला करके पूछ लिए जाते हैं फिजिक्स से। बायोलॉजी में जो पोर्शन है ये थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन रहता है, और सिंपल से क्वेश्चन, ग्लूकोज क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या बाई प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो आप मतलब कि 10वीं तक के साइंस में पढ़े हुएगा उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें भी आप स्कोरिंग कर सकते हैं, मतलब ठीक ठाक जो मैं पोर्शन बता रहा हूं, हालांकि सारा स्कोरिंग ही है, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से अगर हम इस चीज को अप्रोच करें तो आप आसानी से इन सारे के सारे पोर्शनों पे अप्रोच करते हुए बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर रही बात पॉलिटी की, पॉलिटी जो है आपका, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा मतलब कि आसान रहता है, लेकिन हां ज्यादातर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी से। डायरेक्ट क्वेश्चन कहने का मतलब कि अगर आपने एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर लिया, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट में प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूं, तो आपने उन क्वेश्चनों को कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया है, आर्टिकल्स वगैरह आपके दिमाग में है, जैसे पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल नंबर 14 कहां से लिया गया है, पिछले बार का ही क्वेश्चन था 68वीं बीपीएससी में, तो आप आसानी से इन सारे के सारे पोर्शनों को कवर अप कर लेंगे। मतलब कि एक इजी पोर्शन है, क्योंकि अगर आपने टॉपिक को टच किया है तब आप यहां से क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। इकोनॉमिक्स, ये भाई बड़ा मतलब समझिए कि है ना, मतलब लौंगिया मिर्चाई नहीं, बिहार में कहा जाता है लौंगिया मिर्चाई, छोटा सा होता है लेकिन खाने में बड़ा तीखा लगता है, ठीक वैसा ही इकोनॉमिक्स है। 4 नंबर का होता है, लेकिन लेवल जो इसका रहता है ना बड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब कि कोई मतलब कि थार पता नहीं होगा आपको कि कहां से पूछ लिया है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है इकोनॉमिक्स पोर्शन, जो ऑनेस्ट रिव्यू मेरा रहा है इस इकोनॉमिक्स के पोर्शन को लेके, क्योंकि यहां से आपका जो क्वेश्चन रहता है ना डेटा से रहता है, डायरेक्ट उठा के डेटा पूछ लेगा। ऑप्शन भी ऐसा खतरनाक खतरनाक आयोग बनाता है, ऐसा ऑप्शन रहेगा 4.123%, 4.124%, 4.125%, 4.126%, लगाते रहिए, गेस करते रहिए। तो ये थोड़ा सा जो डेटा है ना, ये डेटा का सेंट्रिक रहता है, डेटा एग्जैक्ट पूछता है, और इसीलिए ये जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो इस वाले पोर्शन को हम ना मतलब कि एक वो लेके चलते हैं कि अगर आ गया डेटा एग्जैक्ट दिमाग में है तब तो ठीक है, और खासकर आपके बजट वाला पोर्शन है ना, वहां से एकदम डेटा एग्जैक्ट उठा के पूछ लेता है, तो इसीलिए इसको मैंने डाला है डिफिकल्ट लेवल पे। अगला चैलेंज बिहार स्पेशल। अब भैया बिहार स्पेशल में क्या डरना, बाकी किसी सब्जेक्ट में क्या डरना, जब आपके पास बीपीएससी उत्कर्ष टीम है तो कोई डरने की वजह नहीं है। तो बिहार स्पेशल का पोर्शन ना 30 नंबर का रहता है और मॉडरेट लेवल का रहता है। बोले सर मॉडरेट लेवल क्यों, इजी क्यों नहीं? तो इसके पीछे का कारण यह है ना कि मोटा मोटी मान के चलिए कि 30 में से जो आपका 20 क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आसान, लेकिन 10 क्वेश्चन ना बड़ा अफलातून रहेगा, मतलब कभी आपने पढ़ाई नहीं हो। जब पिछली बार को पूछ लिया था कि गांधी जी को किसने बजाया, इसका आंसर बतख मियां होता, मतलब कैसे कैसे उठाकर क्वेश्चन कहीं से पूछ देगा। जैसे एक बार पिछली बार ही क्वेश्चन एक बार पूछा था कि सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहां पे है, तो सब रट के गया था बच्चा, सब दरभंगा में है, ले सब दरभंगा का ही ऑप्शन। अब दरभंगा में पार्टिकुलर कहां पे है ये सब पता होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा बारीकी तरीके से हम इसका जो 10 क्वेश्चन रहता है हार्ड रहता है। तो मोटा मोटी एक एवरेज अगर हम लोग करें तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहता है कि आप इसमें भी अच्छा, एक हाई स्कोरिंग बड़ी मछली है, इसमें भी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स के बारे में क्या ही पढ़े, उत्कर्ष तो भाई करंट अफेयर्स अपने कुमार सर, तो इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, मॉडरेट लेवल का रहता है। और अगर आप कर रहे हैं रेगुलर करंट अफेयर्स तब तो भाई कोई बात ही नहीं है। नहीं रेगुलर कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि लास्ट में आपके मैगजीन्स, इस तमाम तरह की चीजें आपके आती है, और जो सालाना मैगजीन होती है बीपीएससी एग्जाम को सेंट्रिक, उन मैगजीनों को आप पढ़ करके आसानी से इस पोर्शन को कवर अप कर सकते हैं। और ये करंट अफेयर्स कोशिश आप कीजिए कि एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले इसको आसानी से कवर अप करें, और आसानी से इन पोर्शनों को आप कर सकते हैं। एक मॉडरेट लेवल का रहता है, कुछ इसमें आसान भी रहते हैं और कुछ जो है इसमें आपके मुश्किल रहते हैं। और एक है आपका जैकपॉट, मैथ सब्जेक्ट जो इसमें है, इसको मैं जैकपॉट कहता हूं। बोलेगा क्यों जैकपॉट सर आप कहते हैं? तो होता है 10 नंबर का, समझे जवान लोग, होता है 10 नंबर का, लेकिन 10 नंबर फिक्स रहता है। ये मतलब इसमें कोई चेंज नहीं, एकदम फिक्स है, 10 नंबर का आएगा ही आएगा। मैथ रीजनिंग जो थोड़ा आपका होता है, और बालक वाले मैथ, ये नहीं कि भैया अफलातून मैथ एसएससी वाला,
कि अफलातून मैथ पूछ दिए कि भला इसका क्यूब रूट का क्यूब रूट का क्यूब रूट का क्यूब रूट का स्क्वायर क्या होगा, उस टाइप का मैथ नहीं। मैथ मतलब बिल्कुल बेसिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे, एक ट्रेंड को पकड़ लेंगे, तो आसानी से आप इन सारे के सारे मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स यहां से भी रहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है यहां से, मतलब कि गवर्नमेंट स्कीम अगर आप देख लिए करंट अफेयर्स के साथ मर्ज करके, तो आप आसानी से ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स है इससे आपके 4-5 नंबर रहता ही रहता है कि ये योजना कहां पे आई है, इस योजना में कितना पैसा मिलेगा, इस योजना से कौन लाभान्वित होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखेंगे कि आसानी से आपको नजर आए हैं, तो आप आसानी से इस वाले पोर्शन को भी कवर अप कर लेंगे। तो इसको भी मैंने मॉडरेट लेवल में ही आपके डाल रखा है। तो ये तो रहा सिलेबस, बड़ी गंभीर समस्या है। अब ये हमारे एस्पिरेंट लोग हैं, ये एस्पिरेंट लोग हमारे बोलेंगे हे भगवान क्या जुल्म है, कितना जबरदस्त जुल्म हो गया हमारे ऊपर कि भाई इतना सारा सिलेबस, सर आप जितना बोल रहे हैं उतना आसान तो लग नहीं रहा है, बड़ा जुल्म है, अब क्या करें सर, 50 दिन बचा है, हम तो पढ़े हैं लेकिन इतना बारीकी से नहीं देखे, बहुत जबरदस्त जुल्म हो गया। ये मीम्स आप लोग को याद ही होगा इस मूवी का, बहुत ही पॉपुलर मूवी है। तब इसके बाद आप सब लोग मुझसे सवाल करेंगे, अभी सोच रहे होंगे मन ही मन कि सर क्या सवाल करें, आपके मन में यह आएगा दुनिया ने ठुकराया है बस तुमने अपनाया है, सर क्या करें। अब एक प्रश्न आया होगा सर कैसे होगा अब। तो जैसा कि यहां पे प्रश्न है और जवाब भी यही है कि दुनिया ने ठुकराया है बस तुमने अपनाया है, तो बीपीएससी उत्कर्ष ने आपको अपनाया है और बीपीएससी उत्कर्ष ने ठाना है इस बार कि अब की बार आप सबको बीपीएससी एग्जाम क्लियर करा देने का। तो आइए अब कैसे क्लियर कराएंगे, यह गंभीर सवाल है और इस गंभीर सवाल का बहुत ही आसान जवाब है एक अप्रोच से। और क्या अप्रोच होगा, तो देखिए 69 कंबाइंड पीटी 50 दिन, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से क्या अप्रोच से हम लोग आगे बढ़े, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि 150 मार्क का आपका क्वेश्चन होता है, इतने सारे सिलेबस को हमने देख लिया, इतने सारे सब्जेक्ट को हमने देख लिया, उन सब्जेक्ट को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। 3 कैटेगरी किस लिए, ताकि हमें एनालाइज हो, हम तरीके से पढ़ सके कि हमें कितने सब्जेक्ट में कौन सा कैटेगरी क्या है। जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, मैंने 3 कैटेगरी में इसको बांट रखा है एकदम बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच में। ग्रुप ए में बड़ी मछली है ना, बड़का एकदम सौरा मछली, जो नहीं गांव में तो सौरा मछली एकदम बड़का वाला, एकदम रोहू बड़का वाला। ग्रुप बी में थोड़ा मतलब मध्यम मछली, पोठिया टाइप। ग्रुप सी में छुटकी मछली। तो इसी सब्जेक्ट को भी मैंने बांटा है, ये जो बड़का वाला मछली सब है इसको अगर आप पढ़ लीजिएगा, समझिए कि अच्छा खासा आपका पोर्शन कवर अप हो जाएगा। इसमें मैंने दिया है हिस्ट्री को, करंट अफेयर्स को, जनरल साइंस को और बिहार जीके को। हिस्ट्री जो कि ऑन एन एवरेज अगर हम लोग इन चारों को कैलकुलेट करें तो 100 से 120 नंबर आउट ऑफ 150 आपके इसी ग्रुप ए कैटेगरी से हो जाते हैं। समझे, बड़का वाला एकदम ये समझिए कि कंटेनर है, ये मछली सबको पकड़ लिया ना, मोटा मोटी समझिए कि 100 से 120 नंबर यहां से क्लियर। आइए थोड़ा सा पोठिया मछली को देखें। अब देखिए, अगर आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम क्या इसी चारों को पढ़ के एग्जाम देके क्लियर करके पास हो जाएं। बोला अरे यार तुम लोग भी क्या मतलब बता रहे हैं, तुम लोग को एक रास्ता बताए हैं कि भाई ये तरीका है। अब इसका मतलब ये थोड़ी किसी भी इसी को पढ़िएगा। आपको क्या लगता है कि आप 100 नंबर का इसमें आएगा तो 100 में 100 ठोक लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो 100-120 नंबर है इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि भाई 75 से 80 नंबर ठोक दें बिना निगेटिव के, मतलब निगेटिव के सबको हटा करके इतना नंबर इसमें से ठोक दें। ठीक, तो इतना से तक कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। कट ऑफ क्लियर करने के लिए कम से कम 20-25 नंबर और चाहिए, तभी तो 90-95 तक आपका कट ऑफ क्लियर होगा। कट ऑफ भी एनालाइज करेंगे आखिरी में, तब वहां पे आता है, जरूरत पड़ता है ये सब छुटकी मछली सबका। कहा जाता है ना, ये बहुत कहावत है कि जहां पे भाई तलवार का काम है वहां सुई का काम नहीं है, जहां सुई का काम है वहां तलवार से क्या कीजिएगा, ये सब सुई है। सुई का काम क्या है, तो सुई का काम करेगा आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ एंड रीजनिंग। तीनों का तीनों मिला दीजिए तो मोटा मोटी 30 से 35 नंबर यहां से आपका बन जाएगा।
ठीक है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, 40 लिखिए, 30 से 40 का रेशियो मोटा मोटी मान के चलिए। तो 30 से 40 रेशियो आपका अगर यहां से बन रहा है, तो उस केस में अगर हम लोग बात करें कि ज्योग्राफी, पॉलिटी और मैथ जो है आपका 10 नंबर, मुझे पता है आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे इनका मैथ तो सुनते ही मतलब कि समझिए हवा टाइट हो जाता हो। मेरा भी, हम भी इसी टाइप के बच्चे थे, मैथ सुनते ही लगता था कि यार, इसीलिए हम आज तक कभी ना बैंकिंग एसएससी का कभी सोचे ही नहीं तैयारी, इसलिए यूपीएससी में चले गए, बीपीएससी में चले गए कि नहीं भाई मैथ रीजिंग नहीं होगा हमसे। लेकिन चिंता नहीं कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इसको अगर आप देख लेंगे ना तो मैथ रीजिंग आपका हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। बाकी हमारी क्लास के वीडियोस वगैरह भी आएंगे, आगे हमको बताएंगे एक एक टॉपिक कैसे इसको अप्रोच करें, एक एक सब्जेक्ट को। पॉलिटी, ज्योग्राफी का मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि भाई कितना पोर्शन होता है, और इस मॉडरेट मतलब इजी लेवल का होता है क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट, तो आसानी से आप इसको कवर अप कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद एक और सपोर्टिंग रोल है मिसलेनियस, जैसे यूएन का हेडक्वार्टर आ जाता है, अदर्स टॉपिक कहीं से भी उठा करके कोई राइटर्स, बुक्स, ये सब आ गया मिसलेनियस में। इकोनॉमिक्स, तो इसमें अगर कुछ डेटा उठा, अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, करंट पर है, कुछ डेटा दिमाग में क्लिक कर गया, आसानी से पोर्शन हो गया कवर अप। तो ये जो ग्रुप सी कैटेगरी है ना, ग्रुप बी और सी, ये दोनों का दोनों जो है आपका एक सपोर्टिंग रोल का काम करेगा ए में। और जैसा कि आपको पता है, कोई भी एक सफल मूवी होता है ना, तो सफल मूवी में सपोर्टिंग रोल का बड़ा एक्टर होता है, बहुत जबरदस्त मतलब में रोल होता है, समझिएगा। मतलब वही सिंपल सी चीज है, प्रभु श्री राम को इमेजिन कीजिए लक्ष्मण के बिना, कितना मतलब कि है, वैसा ही कुछ है। तो आप ग्रुप बी और सी कैटेगरी को आप बिना इसके ग्रुप ए नहीं हो सकता है, तो इतना मोटा मोटी समझिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा बारीकी से, और कि आखिर जो ग्रुप ए का आपका सब्जेक्ट है, इनको कैसे हम अप्रोच करें, क्या हमारा स्ट्रेटजी होगा आखिरी के 50 दिन का। तो सबसे पहले मैं आपको यह सलाह दूंगा हिस्ट्री के लिए कि हम सब आपको मास्टर वीडियोस देने वाले हैं, ठीक है, हम सब आपको मास्टर वीडियो देने वाले। उसके अलावा जितना हो सके, एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये वीडियो बेस्ट पॉसिबल वे अभी से लेकर के आपके एग्जाम तक के लिए बना रहा हूं। ये ऑल टाइम नहीं है, बट अभी से लेकर के आपका बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा उसको लेकर के बना रहे हैं। यानी कि 50 दिन में कैसे हम अप्रोच करें, आपने जो पढ़ रखा है, तो इसको कुछ ये नहीं मानिएगा कि सर ये 100% श्योर, लेकिन मैं अभी के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल तरीका बता रहा हूं। हिस्ट्री को आपको एमसीक्यूज पे ज्यादा डील करना है। अब एमसीक्यूज पे डील करने के लिए एक किताब आती है, आप सबको पता होगा, घटना चक्र। उठाइए किताब, इधर से उधर पूरा का पूरा, उसमें जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो मॉडर्न वाला पोर्शन है, ये मॉडर्न वाले पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा, मॉडर्न वाले पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा 2-3 बार उसको कर लीजिए, और एंशिएंट और मिडाविल वाले पोर्शन पे एंशिएंट को 2 बार और मिडाविल को 1 बार, कम से कम इतना तो आपको करना ही चाहिए मिनिमम। हालांकि रिकमेंड कहा जाता है कि मॉडर्न वाले पोर्शन को 4, एंशिएंट वाले पोर्शन को 2, एंशिएंट वाले पोर्शन को 3 और मिडाविल वाले पोर्शन को आपके 2 बार इधर से उधर एमसीक्यूज टॉपिक वाइज आप उसको कर लीजिए घटना चक्र को, क्योंकि बड़ा पोर्शन है, इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, एक बार अगर आप पहली बार करने जाएंगे ना इस किताब को, तो आपको लग जाएगा, मतलब मोटा मोटी मान के चलिए कि लग जाएगा 1 हफ्ता। दूसरी बार करने जाएंगे तो मात्र आप कीजिएगा आप इसको 4 दिन में, तीसरी बार करने जाएगा तो 2.5 दिन में। ये होता है, पहली बार में थोड़ा लंबा समय, दूसरी बार में उससे कम, तीसरी बार में उससे कम, लेकिन इतना आपको करना है, करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के बारे में नतमस्तक हूं, कुमार गौरव सर नाम ही काफी है, उनकी क्लास को अगर आप करते हैं होंगे और करते ही होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, हमारा जो वार्षिक जो आपका आता है, जो आपका करंट अफेयर्स को लेकर के वार्षिकी आता है, मैगजीन, ईयरली मैगजीन कर लीजिए, या कोई भी बहुत सारी मार्केट में मिलती है, लेकिन थोड़ा सा रेनॉल्ड वाला कीजिएगा जो थोड़ा सा जिसका रिव्यू वगैरह बढ़िया हो। अब ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा कर, कहीं का भी, जिनका थोड़ा मार्केट में नाम हो, उन सारे करंट अफेयर्स को उठाइएगा, डेटा उसमें अच्छा रहेगा, अप टू डेट डेटा रहेगा, उसको कर लीजिएगा। आप कोई भी मैगजीन को, कोई भी आप मैगजीन को कर लेंगे तो आपका आसानी से करंट अफेयर्स वाला पोर्शन जो है यह आपका कवर अप हो जाएगा। और करंट अफेयर्स स्कोरिंग है, बड़ी मछली है, 30 नंबर मोटा मोटी आपका ये सब सारा का सारा सब्जेक्ट 30 नंबर ही आया है, सारा चारों का चारों सब्जेक्ट 30 नंबर ही आया है, मतलब 100 से 120 इसी एक स्लाइड में आपका हो जाएगा। जनरल साइंस, जनरल साइंस के लिए क्या करना है दोस्त, वही सेम किताब, घटना चक्र। बायोलॉजी पे थोड़ा ज्यादा पोर्शन ध्यान देना है, बायोलॉजी को 4 बार, फिजिक्स को 3 बार,
और केमिस्ट्री को 2 बार। इधर से उधर, क्योंकि इस किताब में खास बात क्या है पता है कि इस किताब में आपके टॉपिक दिया है, टॉपिक में आपको पढ़ना है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन है और अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू कर लीजिए और जनरल साइंस का पोर्शन आपका वहां से हो जाएगा कवर अप। ये आखिरी के 50 दिन का स्ट्रेटजी है, ध्यान रखिएगा और आंख बंद करके फॉलो अप कीजिए। मेरा यकीन है कि अगर आप इसको फॉलो अप करते हैं तो आप आसानी से क्लियर कर लीजिएगा, ट्राइड एंड टेस्टेड है। और फिर उसके बाद मेंस के लिए हम लोग और करेंगे जबरदस्त तैयारी, निकलवाना है बीपीएससी इस बार, समझ लीजिए। आप सब गबरू जवान लोग के अहा सबके एक चीज ध्यान में रखे के छे कि आई बेर बिहार उत्कर्ष परिवार अहा सब लेल तत्पर छे और अहा सब लेल आई बेर बीपीएससी एग्जाम क्लियर करे के छे, मतलब करे के छे। अब बिहार जी के पोर्शन की बात करते हैं तो इसके लिए मतलब कि बहुत सारे हैं, लेकिन मैं स्वयं बिहार स्पेशल आपको पढ़ाता हूं। ऑलरेडी एक मास्टर वीडियोस आपको डाल रखी है चैनल पे, जाइए चैनल पे देखिए और चैनल पे उसको देखिए और आपको जेन्युइनली अच्छा लगेगा। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं, बहुत बढ़िया लगेगा उसको। ऐसे बहुत सारे मास्टर वीडियो हम आपको देते हैं, क्योंकि बिहार स्पेशल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कुछ एमसीक्यू वाला घटना चक्र टाइप का कोई चीज आता नहीं है। तो आप बिहार स्पेशल के किसी भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो अप कर सकते हैं। कुछ एक सर्टेन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर अप कीजिए, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम आपको ऑलरेडी, मैं खुद आपको देता हूं, डिलीवर करता हूं, सबका एक एक मास्टर वीडियो दे रखा हूं। तो उन मास्टर वीडियो को जरूर जाके आप देखिए। ऑलरेडी एक चैनल पे अपलोड है बिहार की मिट्टी, बिहार के प्राकृतिक वनस्पति और बिहार के आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं, देख सकते हैं आप लोग। तो बिहार स्पेशल का चिंता नहीं करना है, बिहार स्पेशल है, करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक, आइए अब ग्रुप बी वाला सब्जेक्ट देखें जरा कि ग्रुप बी वाला सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे ना, ज्योग्राफी के लिए भी एक बार घटना चक्र कर लीजिए, पूरा इधर से उधर घटना चक्र 2 बार कर लीजिए, 2 बार घटना चक्र ज्योग्राफी का कर लीजिए। इंडियन वाले पोर्शन में थोड़ा फोकस्ड होकर के, और फिजिकल वाला पोर्शन ऊपर ऊपर से एक बार कर लीजिए। बाकी ज्योग्राफी का भी मास्टर वीडियोज आपके इस चैनल पे जल्द से जल्द अवेलेबल होगा। हर एक सब्जेक्ट का आपको मास्टर वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल होगा, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके होंगे और बाकी घटना चक्र एमसीक्यू से आप इसको आराम से कवर अप कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए भी हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जितना हो सके उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए पॉलिटी का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इधर उधर लगा लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि प्रीएम्बल, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन, पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट, म्युनिसिपैलिटीज, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक है ना जिस टॉपिक को आप एक बार पढ़ लीजिए, और मोटा मोटी इन्हीं सब टॉपिक्स में से आपके आएगा। और पॉलिटी के भी वेद सर आपको जबरदस्त मास्टर वीडियोस देंगे जो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए लास्ट टाइम पे एक जबरदस्त टॉनिक के रूप में काम करेगी। वो जल्द से जल्द आपको अपलोड होगी। और मैथ रीजनिंग के लिए कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रिलाई कीजिए। आप लोग सारे के सारे लोग इस पर रिलाई कर लेंगे, उनको बनाइए, पैटर्न को देखिए, और दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब अगला ग्रुप सी का हमारा जो पोर्शन है, इकोनॉमिक्स। भैया इकोनॉमिक्स जो है ना, ज्यादातर आपको बजट देखना होगा। जैसे अभी वाला है तो अभी आपका 30 सितंबर को एग्जाम है, जो फरवरी मार्च ये सब वाला जो बजट आपको आया है, रिसेंट वाला बजट, इस बजट को देख लीजिए। और इस बजट को जब आप देखेंगे तो उस बजट से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाएंगे। और बजट पे हम लोग जल्द से जल्द मास्टर वीडियो आपको देंगे। बिहार बजट, इंडियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, इकोनॉमिक सर्वे भारत का, तो इस वाले पोर्शन से आपके अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इस वाले पोर्शन को अगर आपने कर लिया तो इकोनॉमिक्स के पोर्शन भी आपके कवर अप हो जाएंगे। लास्ट 50 डेज स्ट्रेटजी यही है, छाप लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसेलेनियस टॉपिक में तो मिसेलेनियस का एक मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा, इसके लिए चिंता मत कीजिए। इसके लिए आप उत्कर्ष पे रिलाई कीजिए, सारे के सारे जो जितने भी आपके सब पे आप रिलाई कर सकते हैं उत्कर्ष पे। और इसके लिए हम आपको एक मास्टर वीडियो इसके लिए जल्द हम आपको दे देंगे। बाकी आपको खुद से अगर पढ़ना हो तो एक लूसेंट किताब के अंत में एक होता है विविध मिसेलेनियस, उसको एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा लूसेंट में ये भी होता है, थोड़ा सा एक्यूरेसी वगैरह का दिक्कत होता है, लेकिन देख लीजिएगा एक बार, दैट इज आपके लिए सफिशिएंट होगा। और अदर्स के लिए भी ये मिसेलेनियस में आ जाएगा। यूएन का हेडक्वार्टर कहां है, ये सब आपके करंट वगैरह अगर आप कवर अप करते हैं रेगुलर सेशंस, तो वहां से आपका कवर अप हो जाएगा। और इन दोनों टॉपिक के लिए आप सब के लिए मास्टर वीडियो जल्द से जल्द हम लोग लेकर के आपके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा अगर हम देखें, एक साइंटिफिक अप्रोच को अगर हम देखें, कि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप हो रहा होगा,
और ये जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप हो रहा होगा तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस को हम बिल्डअप करने का काम करते हैं, एक थोड़ा मैथमेटिकल चीजें आपको बताते हैं। ये पिछले ना 6 बीपीएससी का ट्रेंड है। अगर आप देखिएगा वैकेंसीज का, 63वीं बीपीएससी में 355, 64वीं बीपीएससी है तो भाई गोल्डन बीपीएससी था 1400, ये 64वीं बीपीएससी था, गोल्डन बीपीएससी था आपके 1465, 65वीं बीपीएससी 423, 66वीं बीपीएससी 691, 67वीं बीपीएससी 802, 68वीं बीपीएससी 324 और अभी का जो 69वीं कंबाइंड बीपीएससी है उसकी बात अगर हम लोग करें तो 346। तो ये आपका एक अप्रोच। अगर आप देखिए इसमें तो आप पाएंगे कि ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें तो लगभग 500 एक एवरेज का 400 से 500 एक सीट एवरेज में आपको बीपीएससी दिया है और ये रेगुलर वैकेंसी है। एक बार जम के तैयारी कर लीजिएगा ना, हो जाएगा और इसी बार होगा कंबाइंड बीपीएससी, इसी बार होगा और सीट आगे बढ़ने की संख्या है, आगे बढ़ेगी सीट, गारंटी बढ़ेगी सीट, हर बार बढ़ती है, इस बार भी बढ़ेगी। अभी जैसे 2-3 अभी बढ़ा है, लेबर वाला आप देखिएगा उसमें उसका बढ़ गया, डीएसपी का आ गया, तो बढ़ रहा है सीट बढ़ रहा है और सीट बढ़ेगा, आपको चिंता मत कीजिए इसके लिए। और एक और डेटा, ये डेटा भी आपको थोड़ा बता देते हैं, ये थोड़ा सा अलार्मिंग डेटा है और अलार्मिंग डेटा इसलिए है क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं समझिएगा ना, आप अगर सीरियस थोड़ा नहीं होइएगा तो दिक्कत होगी। अगर आप देखिए कि 68वीं बीपीएससी जो आपका रिसेंट वाला बीपीएससी था, लगभग आपके 5,58,036 लोग प्रीलिम्स में फॉर्म भरे थे और महज 3,590 लोगों को मेंस के लिए बुलाया गया। सक्सेस रेट देखिए कितना कम है। 67वीं बीपीएससी 5,14,699 लोग प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भरे, 11,607 लोगों को बुलाया गया कि भैया आओ मेंस के लिए। 66वीं बीपीएससी 4,80,882 लोग फॉर्म भरे, 11,000 के आसपास मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए 1,828 लोगों को बुलाया गया। ठीक, अभी इन लोगों का इंटरव्यू का नहीं आया एक रिजल्ट, इसलिए यहां पे ब्लैंक है, ये मत समझिएगा कि सर यहां पे क्यों ब्लैंक है। 65वीं में यही आपके लगभग 5,19,900 मेंस के लिए और 1,142 आपके आया था, इंटरव्यू का कॉल आया। 64वीं बीपीएससी 4,46,000, 14,000 मेंस में कॉल आया और 3,671 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो अगर हम लोग बात करते हैं और कितनी सीटें हैं, इस चीज को आपने ऑलरेडी देख ही रखा है, इतनी सीटों के लिए तो सिलेक्शन तो इतने ही लोगों का होना है। तो अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो क्वालिफाइड स्टूडेंट की बात करें तो जितने लोग अगर फॉर्म भरते हैं ना तो उसका महज 0.01% लोग ही क्वालिफाइड कर पाते हैं इस एग्जाम को। और क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वह साइंटिफिक तरीके से, एक साइंटिफिक अप्रोच को एक प्लानिंग के साथ, कहा जाता है ना कि एक कोई आपका गोल बिना प्लानिंग के वो गोल नहीं, वो महज एक आपकी इच्छा है। गोल आपका तभी लक्ष्य होगा जब उसके पीछे का एक आपका प्लान होगा, योजना होगी। तो एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोग अगर बढ़े चीजों को तो आसानी से कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कट ऑफ एनालिसिस की, तो कट ऑफ एनालिसिस भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पिछले आपके मैंने 4 बीपीएससी एग्जाम का कट ऑफ एनालाइज किया है और पिछले बार आप देखे होगा कि 68 में कम कट ऑफ है, कारण नेगेटिव मार्किंग का इंट्रोड्यूस होना। तो अगर हम लोग बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, तो आप सबको पता होगा कि बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपके मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग कट ऑफ करता है, क्योंकि फीमेल के लिए उस कैटेगरी में भी आपके रिजर्व सीटें रहती हैं। जैसे मान के चलिए और सब एग्जाम है आप देखते हो सीधा अनरिजर्व का आ गया, लेकिन बीपीएससी एग्जाम में मेल और फीमेल का अलग इसलिए आता है क्योंकि आप पाएंगे कि मेल और फीमेल दोनों के लिए रिजर्व सीटें यहां पे रखी गई है, फीमेल के लिए अलग से। तो पिछली बार अगर हम लोग बात करते हैं मेल का 91, फीमेल का 84। 67वीं में ये तो खैर गजब ही था, मतलब कि पहले 65वीं में आपके 97, मतलब ऐसा मोटा मोटी माना जाता था कि अगर आपने बीपीएससी में 100 प्लस स्कोर कर दिया जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी तो आपका प्रीलिम्स क्लियर है। लेकिन 66वीं बीपीएससी ने सबको चौंका दिया। कोरोना के बाद हुआ बीपीएससी, कट ऑफ सीधा 108। बच्चों के मन में डर, अच्छे अच्छे बच्चे जिन्होंने 2 बार 3 बार इंटरव्यू दिया उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ। 67वीं सोने पे सुहागा 113 कट ऑफ। तब आयोग ने सोचा नहीं यार, ऐसे होता रहा बढ़ता रहा तो पता चले किस दिन कट ऑफ 130 हो गया, तो कुछ तो करना होगा। तो
तो उन्होंने क्या किया कि एक सीरियस और नॉन सीरियस कैंडिडेट में, यानी कि देखिए क्या होता है था ना कि ऐसे बच्चे जो जीके जीएस पूरा पढ़े हुए हैं, रटे हुए हैं, वो गए प्रीलिम्स दिए, एग्जाम क्लियर हो गया उनका, राइट, निगेटिव है नहीं, फियरलेस होके किए हो गया। तो होता क्या था कि जो पढ़ लिख के गए, जो इन्होंने मेंस की तैयारी के साथ साथ प्रीलिम्स की तैयारी की, उनका अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो नुकसान हो जाता था मेंस में। अब देखिए आयोग क्या चाहता है, उनको बेस्ट से बेस्ट अधिकारी मिले, तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पिछले साल निगेटिव मार्किंग, कि भैया अब जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, मेंस में जाकर के ठूस हो जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा ये किया जाए। जो सीरियस कैंडिडेट जो वाकई बीपीएससी एग्जाम क्लियर के लिए पढ़ रहे हैं, उनको क्लियर करना चाहते हैं और इस एग्जाम के अप्रोच को जानना चाहते हैं, इस एग्जाम में और हमारे भारत के लिए, हमारे बिहार के लिए काम में आना चाहते हैं, हम उनको लाएंगे। तो उन्होंने निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब निगेटिव मार्किंग उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कट ऑफ देखिए कितना डाउन हो गया, कहां 113 से 91, कहां 109 से 84, हर एक कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें 87, कहां 109 से 87.75, कहां फीमेल का 105 से 80। ईडब्ल्यूएस में भी देखिए हर जगह डाउन आपके हुआ। ईबीएस यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, एक अलग क्लास होता है आपके बिहार राज्य में, यहां पे भी आप देखिए कट ऑफ कितना डाउन हो गया। एससी में भी कट ऑफ डाउन। इनफैक्ट हर एक कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो आपको कट ऑफ डाउन नजर आएगा। तो ये जो निगेटिव मार्किंग है ना, इससे घबराना नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि आपकी मेहनत को आयोग पहचानेगा, क्योंकि जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट होता है ना, सिविल सर्विस एस्पिरेंट, वो थोड़ा सा ना उसका जो इमेजिनेशन, उसकी जो पावर होती है सोचने की, रीजनिंग कैपेसिटी जो दिमाग की होती है सोचने की, वो थोड़ी बेहतर होती है। वो एक अलग तरीके से अप्रोच करता है एग्जाम को, और इस अलग अप्रोच को करने के लिए वो थोड़ा उस टाइप का नहीं होता, रटन टू टाइप का, कि रटो चलो जाओ हो गया काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा अलग अप्रोच से जाता है। तो इसके लिए नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल सही है। हालांकि अभी आयोग ने एक और प्रश्न है कि आयोग ने अभी, जैसा आपने सुना होगा, पिछले बार के ट्रेंड को आपने देखा होगा कि आपके एक ऑप्शन होता था ए, बी, सी और एक होता था डी। डी में आपके आने लगा था मोर देन अबव, पिछले बार एग्जाम में मोर देन अबव। और आपने देखा होगा कि ई में एक ऑप्शन आता था नन ऑफ द अबव, ठीक है, पिछली बार। और इससे पहले होता क्या था कि इससे पहले आपके 4 ऑप्शन होते थे। इससे पहले होता क्या था, 4 ऑप्शन और एक ई ऑप्शन में आपके दोनों एक साथ दे देता था, मोर देन अबव या नन ऑफ द अबव, दोनों एक साथ दे देता था। तो यहां पे थोड़ा ट्रेंड बदला कि उन्होंने 3 ऑप्शन दिया और ये 2 ऑप्शन मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव कर दिया और प्लस निगेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया। इस पे हालांकि आयोग ने कुछ क्लियरिटी दी नहीं कि आगे ऐसा ऑप्शन होगा क्या होगा, लेकिन जब तक नहीं दिए तब तक हम इसी फॉर्मेट को मान के चलते हैं कि आपका यही फॉर्मेट होगा और नन ऑफ द, और इसमें आपके निगेटिव मार्किंग जो है इंट्रोड्यूस आपके होगी। तो एक कट ऑफ एनालाइज के साथ हमने स्ट्रेटजी को भी देखा कि आखिर किस प्रकार की स्ट्रेटजी हम इसको करें, कौन से सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दें, क्या हमारी स्ट्रेटजी आखिर 50 दिन की होगी। तो इन तमाम तरह की चीजों को हमने देखा। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये जीवन की सच्चाई है। हर एक इंसान के जीवन में ना, हर एक जो एस्पिरेंट है, हर एक जो सफल व्यक्ति है, जो नीचे से उठा है, 3 स्टेज होते हैं लाइफ के। पहले क्या करते हैं, पहले लोग आपको मना करेंगे, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुमसे ये नहीं हो सकता, छोड़ दो बीपीएससी एग्जाम। दूसरा स्टेज आएगा जब वो आपके ऊपर हंसेंगे और आपका साथ छोड़ देंगे। और तीसरा स्टेज आएगा जब आप सफल हो जाएगा, तो वही लोग बोलेंगे कि ये मेरा भाई था, ये मेरा भतीजा था, ये मेरे गांव का है, मेरे मोहल्ले का है, ये मेरा फूफा, ये मेरा चाचा, तरह तरह की चीजें बनने लगेंगे रिश्तेदार आपसे। तो यही जीवन में भी ऐसी उतार चढ़ाव, तैयारी में जैसे आते हैं, जैसे जीवन में आते हैं, तैयारी में भी वैसे ही आते हैं। तो किसी भी एस्पिरेंट का जर्नी होता है बिगिनियर, जहां पे वो डिसीजन लेता है। जैसे ही आपने डिसीजन लिया, आप अगर इस वीडियो को यहां तक देखे हैं, यहां तक आप पहुंच चुके हैं, मतलब आपने अपने लाइफ में सीरियस हैं, आपने डिसीजन लिया कि मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना, और ये इसी के साथ आप अगले स्टेज में आ गए, लर्नर। अब जब आप लर्नर हो गए, तब आपके मन में आया होगा कि सॉल्विंग क्वेश्चन एंड नोट्स। अब यहां से आपने हमें सर्च करना शुरू किया। हमारे उस वीडियो जो है, हमारा एक मास्टर वीडियो आने वाले वक्त में, बहुत सारे मास्टर, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इस चैनल को फॉलो अप किया और वीडियोस को आप देखने लगे, तब आप कहलाएंगे सीरियस एस्पिरेंट। जब आपने हमारे वीडियोस को देखने लगा जो यूट्यूब पे है, चैनल को सब्सक्राइब किया, ढंग से देखने लगे, सीरियस एस्पिरेंट। और फिर उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर जाते हैं, कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं, यू आर रेडी टू विन, आप जीतने के लिए तैयार हैं,
और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ आपके लिए प्लान कर रखा है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सिलेक्शन ही नहीं, रैंकर बनाना हमारा मकसद है। और बीपीएससी उत्कर्ष आपको सिलेक्ट नहीं कराएगा, रैंकर बनाएगा, टॉप 10 में लाएगा। यह हमारा वादा है आपसे। और लास्ट में आप सबको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे जीवन ही नहीं, हम लोग समझते जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, बल्कि आपके तैयारी में भी उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे। अपने लक्ष्यों के साथ यथावर्तित बने रहें, हर विषय पे समान रूप से साझा नहीं करें, मतलब कि ऑब्वियस चीज, हम जो अप्रोच जो मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आप चलें, एक साइंटिफिक अप्रोच से। और टॉपर्स जो है ना, टॉपर्स वो भी इसी ग्रह से हैं, यहीं से हैं। उन्होंने भी ऐसी कोई स्ट्रेटजी वीडियो देखी होगी, कुछ स्ट्रेटजी बनाई होगी, कुछ योजना बनाई होगी। और दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, आप सब कर सकते हैं। और उम्मीद है कि इस बार बीपीएससी हम सब करेंगे, चाहे भोजपुर के क्षेत्र का बच्चा हो, कहो भोजपुरी वाले भैया, चाहे मिथिला के क्षेत्र का बच्चा हो, केहन छे यहां सब, चाहे मगही के क्षेत्र का बच्चा हो, चाहे आपका अंगिका के क्षेत्र का बच्चा हो, या फिर तिरहुत का बच्चा हो, इस बार बीपीएससी एग्जाम में परचम आप सब लहराएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मास्टर वीडियो जो हमारी उसको जरूर देखें। और मैं तब उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।